पंखे में कंडेंसर का यूज क्यों किया जाता है? इस सवाल को लेकर तुम्हारे सारे डाउट आज ऐसे साफ होंगे जैसे कोई उस तरह किसी के टकले पे से बालों को साफ कर देता है। बस ये वीडियो लास्ट तक देखना और ऐसी ही नॉलेज आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर वीडियो तुम्हें सही लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो चालू करते हैं फिर। अब ये तो तुम सब जानते ही हो कि पंखे में हम यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जिसके अंदर होती है दो वाइंडिंग्स, एक है रनिंग वाइंडिंग और एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो कि एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ी जाती हैं। मतलब इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि 240 वोल्ट। हालांकि इनके अंदर जो करंट है वो अलग अलग हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है इन दोनों की वैल्यू पे। अब एक सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनता है ऑक्सीलेटिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। मतलब मान लो ये तुम्हारे एसी की पोलैरिटी है और उसका चल रहा है फिलहाल पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मान लो उसकी वजह से रोटर पे इस तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक? तो जैसे ही रोटर इस तरफ घूमना चाहेगा, तुरंत जो एसी की पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब वो आ गई नेगेटिव में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी और रोटर पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जो कि होगी इस तरफ। अब रोटर इस तरफ घूमना चाहेगा, लेकिन फिर से एसी की जो पोलैरिटी है वो चेंज होगी, साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पहले जैसी हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स फिर से इस तरफ लगेगा। यानी कि इस पे जो फोर्स है वो बार बार कब इधर लग रहा है, कब इधर लग रहा है। और ऐसा एक सेकंड में 120 बार हो रहा है। मतलब 120 में से 60 बार फोर्स इधर लग रहा है और 60 बार ही इधर लग रहा है, जिसकी वजह से जो रोटर है वो ना ही इधर घूम पाएगा और ना ही इधर घूम पाएगा। तो यहाँ पे होगा ये कि रोटर अपनी ही जगह पे जाम हो जाएगा और बस हल्का हल्का वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग अलग बना लिया है ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है और ये जो सोर्स है इसी के ये बिल्कुल एक है। मतलब ये दोनों वाइंडिंग अब भी एक ही जगह पे हमने लगाई हुई है। ठीक? और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। अब जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझना। मेन वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस यानी एल, वो बहुत ही हाई होता है और रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और इसका इंडक्टेंस काफ़ी लो होता है। और जो कंडेंसर है वो हमेशा हम जोड़ते हैं तुम्हारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में। यानी कि कंडेंसर जुड़ेगा यहाँ पे इसके, वो हम बाद में जोड़ लेंगे। पहले समझो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब क्योंकि हमने इसको एक ही पावर सोर्स पे लगाया है तो यहाँ पे हम वोल्टेज को रेफरेंस लेके चलेंगे। मान लो यह है तुम्हारा वोल्टेज, ये जो लाइन है तुम्हारी यह वोल्टेज। ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना चीज़ को। तो और यहाँ पे है तुम्हारा कैपेसिटेंस। ठीक? और यहाँ पे इंडक्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। मान लो यह है तुम्हारा रेजिस्टिव करंट। ये जो करंट है ये दूसरा एरो छोटे वाला, यह है तुम्हारा करंट। और किसका करंट? रेजिस्टिव करंट। रेजिस्टिव करंट हमेशा वोल्टेज के फेज में होता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे बनाया है। और यह है तुम्हारा कैपेसिटिव करंट, वो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पहले। यानी कि जो कैपेसिटर के अंदर करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो यह है तुम्हारा IC। और यह है तुम्हारा इंडक्टिव करंट, IL। इंडक्टिव करंट जो है वो वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री लैग करता है, यानी कि पीछे चलता है। तो यहाँ तक सब ठीक है। अब समझते हैं आगे। मैंने बताया था कि जो मेन वाइंडिंग है उसका इंडक्टेंस काफ़ी हाई होता है और रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। तो ये जो मेन वाइंडिंग वाला सर्किट है इसके अंदर जो करंट है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे इसका जो इंडक्टेंस है वो हाई है और रेजिस्टेंस लो है, यानी कि इसका करंट होगा यहाँ पे। मान लो यह है इसका करंट, तुम्हारी मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो इस फेज में होगा। ये तुम्हारा इंडक्टिव करंट है और क्योंकि इसका इंडक्टेंस हाई है इसलिए इसका जो करंट है मेन वाइंडिंग का वो इंडक्टेंस के थोड़ा पास होगा। और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो है तो रेजिस्टिव जो करंट है उससे थोड़ा दूर होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, वोल्टेज यहाँ पे सिर्फ एक है। हमने यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस लिया है, बाकी यहाँ पे ये और ये तीनों करंट हैं। जबकि जो ये वाली वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस हाई है और इंडक्टेंस लो है, तो इसका जो करंट है वो होगा यहाँ पे। यानी कि रेजिस्टिव करंट के थोड़ा पास और इंडक्टिव करंट से थोड़ा दूर। तो यहाँ हम देख ही सकते हैं कि दोनों वाइंडिंग्स में जो करंट है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ आउट ऑफ फेज है। उन दोनों के बीच में अब भी कुछ ना कुछ एंगल है, हालांकि वो एंगल काफ़ी कम है। अब हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में जोड़ देंगे कंडेंसर। ये हमने जोड़ दिया कंडेंसर। ठीक है? अब कंडेंसर जोड़ने की वजह से क्या हुआ, कंडेंसर के अंदर करंट कैसा होगा? इस टाइप का।
और हमने इसको जोड़ दिया है इसके सीरीज़ में। तो कंडेंसर यहाँ पे क्या करेगा, इस करंट को थोड़ा खींच के इस तरफ ले आएगा, मतलब अपनी कंडेंसर वाली साइड की तरफ ले आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो करंट है इस वाइंडिंग का कंडेंसर जोड़ने से पहले ऐसा था। अब यहाँ पे कंडेंसर जोड़ने के बाद वो यहाँ से खिसक के थोड़ा इधर आ गया। ये हो गया अब इसका नया करंट। तो ये जो मेन करंट है, मतलब मेन वाइंडिंग वाला करंट, और ये तुम्हारा जो दूसरा सर्किट है तुम्हारी स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला, उसका करंट ये है। तो इन दोनों के बीच में अब एंगल बढ़ चुका है। पहले इनके बीच का एंगल यहाँ पे था, छोटा एंगल, अब यहाँ पे एंगल जो है बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इन दोनों वाइंडिंग्स का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उन दोनों के बीच में भी जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पे, मतलब जिस फेज में करंट चलेगा उसी फेज में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे है, और इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था वो यहाँ पे था, लेकिन अब वो यहाँ पे है, जिसकी वजह से इस रोटर के ऊपर जो टॉर्क है वो एक ही दिशा में ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा और ये रोटर घूमना शुरू कर देगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो असल में सिंगल फेज नहीं होती, बल्कि 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है। पहला फेज तुम्हारा ये है और दूसरा ये है, और वे दोनों फेज एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। तो अब इसका जवाब एक लाइन में सुनो। असल में कंडेंसर करता क्या है, तो वो तुम्हारी सिंगल फेज मोटर के अंदर एक नए फेज को जन्म देता है जो कि पहले वाले फेज से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी सिंगल फेज मोटर के अंदर 2 मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं जो कि एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं, और इन 2 मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से रोटर के ऊपर एक ही तरफ जो टॉर्क है वो लगना शुरू हो जाता है और रोटर घूमना शुरू कर देता है।